हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का थर्ड लेक्चर। अभी तक मैं इस चैप्टर के 2 लेक्चर ले चुका हूं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका थर्ड लेक्चर। अब ये जैसे लॉगरिथम फंक्शन होते हैं तो इसमें ये जो x होता है यहाँ पर लॉगरिथम के साथ जो भी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, यह यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिस क्वांटिटी इज यूनिट एंड डायमेंशनलेस। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये हमें दे रखा है f अपॉन ए बी स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन है। ये वैल्यूज हमें दे रखी है इस एक्सप्रेशन में। f का मतलब है फोर्स, v का मतलब है वेलोसिटी। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ d ऑफ a। इसको ऐसा कर लेते हैं, ये y बराबर दे रखा है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड y बोथ। हमें a और y की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू यूनिट और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन जीरो होने के लिए जरूरी है कि जो f की डायमेंशन हो वही डिनोमिनेटर की डायमेंशन हो। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें एक्सप्रेशन में डायमेंशन ऑफ f बराबर डायमेंशन ऑफ a इंटू बी स्क्वायर। f की डायमेंशन और a इंटू बी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं f बराबर a इंटू बी। लेकिन इसका मतलब गलत ये नहीं समझना है कि f की वैल्यू इसके बराबर है। f की डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर है, ये इसका मीनिंग है। नाउ इसमें वैल्यू रखते हैं। f की डायमेंशन हम जानते हैं, यह a की डायमेंशन रखना है, वेलोसिटी की डायमेंशन l t माइनस 1 होती है इसका स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ गई, m l की पावर माइनस 1, बस ये आ गई। तो ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद जैसे ये क्वांटिटी आई ना log x, x तो यूनिट और डायमेंशन लेस होता ही है, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी भी यूनिट और डायमेंशन लेस होती है। लॉगरिथम फंक्शन की भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। तो ये पूरा जो log x है इट इज आल्सो यूनिट एंड डायमेंशन लेस, यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इस पूरे लॉगरिथम फंक्शन की भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। अब इस कंसेप्ट से y की डायमेंशन निकालनी है तो y की तो डायमेंशन ऐसी होगा, तो y की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो y का आंसर क्या होगा, m0 l0 t0। ये आंसर हो गया। y की कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होगी। अच्छा, अगर ये लॉगरिथम वाला ये ln वाला हो तो भी ये डायमेंशन और यूनिट लेस होता है उसी तरह से, चाहे एलओजी लॉग हो या ln हो। अच्छा, एलओजी लॉग में बेस कौन सा होता है, 10 बेस होता है ना, और ln में बेस e होता है। ln में बेस e होता है। e को हम लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और इस e की वैल्यू क्या होती है 2.7, 1 अपॉन e की 0.37। ये 1 अपॉन e फिजिक्स में अपने ज्यादा काम में आता है, इसकी वैल्यू याद रखना।
इसी तरह से e की पावर x है, तो इस x भी यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, यूनिट एंड डायमेंशन लेस, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है हमारा, n की वैल्यू जो रखी है यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में t का मतलब टाइम है, तो हमें डायमेंशन ऑफ लैम्डा बतानी क्या होगी। तो ये जो पूरी पावर है, इसकी पावर की कोई डायमेंशन नहीं होगी ना, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो लैम्डा की डायमेंशन 1/t की डायमेंशन के बराबर होगी, और ये होता है 1/t, तो आंसर आ गया t की पावर -1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखो बच्चों, ये बड़ा सा हमें फॉर्मूला दे रखा है। अब ये फॉर्मूला या इक्वेशन सही है या गलत है, ये इक्वेशन सही होने के लिए जरूरी है कि इसकी इक्वेशन की डायमेंशनली भी करेक्ट हो। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो कोई भी फॉर्मूला सही अगर है तो उसमें इक्वेशन में दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यह हमें बताना है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब इसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर होगी। यहां इस क्वेश्चन में यह भी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो बच्चों, ये जो पाई स्क्वायर होता है ना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है पाई स्क्वायर या पाई। और ऐसे 3 की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन 0 होती है। अब इसका सॉल्यूशन, दोनों तरफ की डायमेंशन निकाल के देखते हैं, बराबर आती है तो ठीक, नहीं तो सही है, और बराबर तो 3/पाई² की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको छोड़ दें हम, तो इसको छोड़ देते हैं, f/fb² लिख देते हैं t² x। अब इसकी दोनों तरफ डायमेंशन रखकर चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर की डायमेंशन अभी बताई थी मैंने, m/L-1 t-2, फोर्स की डायमेंशन, वेलोसिटी की और t की कैपिटल T, x की कैपिटल L। अब ये चेक करो कि दोनों तरफ डायमेंशन इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ये करेक्ट है, अनइक्वल है तो ये इनकरेक्ट है। क्या आंसर आया बच्चों?
अब इसको सॉल्व करेंगे तो n की पावर 1, अब l की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और l की पावर 1 नीचे है तो ऊपर जाएगी तो -1, t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ पर -2 है नीचे, तो ये आ जाएगी। अब ये तो दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर नहीं आ रही, t की डायमेंशन यहाँ कितनी आ रही है -6, जबकि यहाँ -2 है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। और अगर ये डायमेंशनली गलत है तो ये फॉर्मूला कभी भी सही नहीं हो सकता। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो इट मे बी पॉसिबल कि वो करेक्ट हो और इनकरेक्ट हो, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फॉर्मूला निश्चित तौर पर गलत ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें 4 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, चारों फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन बताना है क्या होगा, इन चारों फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी में क्या फॉर्मूला सेट होगा वो हमें बताना है। तो देखो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लो टाइम पीरियड ले लिया हमने और ये बराबर मान लिया m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ऐसे कुछ मान लिया, और यहाँ एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो c मान, नहीं c तो मत मानो, c मान आ रहा है, k मान लो कांस्टेंट, ये k जो है हमने कांस्टेंट माना है, इसकी वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से आती है या किसी और मेथड से आती है। अब इसमें क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी, टाइम पीरियड की डायमेंशन कैपिटल टी होगी, के कोई डायमेंशन है, के की कोई डायमेंशन नहीं होगी कांस्टेंट की, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, और एल की डायमेंशन कैपिटल एल, जी की डायमेंशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन कोई सा भी हो सबकी डायमेंशन सेम होती है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस 2, तो इसकी जगह ये लिख देंगे एल टी माइनस 2 और इसकी होल पावर सी, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड की डायमेंशन t होने का मतलब इसको ये भी तो लिख सकता हूं, ये लिखा जा सकता है ना, सॉरी टाइम पीरियड की डायमेंशन जो है t होती है, मतलब n की डायमेंशन इसमें 0 होती है, l की डायमेंशन 0 होती है, t की डायमेंशन 1 होती है, ये इसका मतलब है। अब ये इक्वेशन अगर सही है तो इक्वेशन तभी सही होती है जब दोनों तरफ, इस इक्वेशन में दोनों तरफ m की डायमेंशन इधर जितनी है उतनी ही इधर m की डायमेंशन हो, तो हम m की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, अब देखो कोई भी इक्वेशन तब सही होगी जब इक्वेशन में दोनों तरफ m की डायमेंशन बराबर हो, l की डायमेंशन और t की डायमेंशन, तो सबसे पहले मैं m की डायमेंशन को कंपेयर कर रहा हूं, इधर m की डायमेंशन बच्चों कितनी है 0, इधर a है बस, तो a बराबर 0 आ गया एक आंसर। तो अब l की डायमेंशन को कंपेयर करो, तो l की डायमेंशन इधर 0 है और इधर b है और इधर c है, तो b प्लस c। अब t की डायमेंशन को कंपेयर करूंगा तो t की डायमेंशन इधर 1 है और इधर t है ही नहीं, और यहाँ t की डायमेंशन -2c, तो c बराबर कितना आया माइनस का हाफ। अब c की वैल्यू उठाकर अगर यहाँ रखूंगा तो b प्लस हाफ आ जाएगा। अब तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, यही एक तरह से आंसर है। अब देखो इससे आंसर कैसे निकालेंगे, ये a b c की वैल्यू यहां रख दें जो हमने एज्यूम किया था, ये तो हमने एज्यूम किया था, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो t बराबर k, m की पावर तो 0, मास की 0, और l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ, तो फॉर्मूला क्या बन गया k, m की पावर 0 तो 1 हो गया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो
तो ये अपना आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वांटिटीज अगर हमें दे रखी हो तो उनके बीच रिलेशन ऐसे निकालते हैं। और अब इस k की डायमेंशन है ना, जो कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन यूनिट टू डायमेंशन के मेथड से नहीं निकाल सकते। इसकी डायमेंशन को निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है उसको पता लगाने के लिए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से पता लगती है। और मुझे इसकी वैल्यू याद है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से 2 पाई आती है। तो ये 2 पाई एक्सपेरिमेंट से आई है वैल्यू। जितना अभी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में उससे हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते, और इससे ये फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो आगे हम डिराइव करेंगे किसी और मेथड से। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जहां पढ़ेंगे तो वहां ये फॉर्मूला आएगा। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि V, F और T are the chosen as fundamental quantities। इन तीन क्वांटिटीज को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव एज्यूम करता हूं। तो व्हाट विल बी द मास, मास को कैसे एक्सप्रेस करूंगा और एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने 7 क्वांटिटीज रखी थी, जनरली वो होती है। लेकिन अगर हम मान लो हम अर्थ की सरफेस पर हमने इस प्लेनेट पर हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज ये 7 ले रखी है, लेकिन किसी और प्लेनेट के जो निवासी हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ और ले सकते हैं। तो हम एक से प्लेनेट दूसरे प्लेनेट की बात कर रहे हैं जहां के पर्संस ने फंडामेंटल क्वांटिटीज इन तीन को रखा है। तो अगर ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है तो बाकी दूसरी क्वांटिटीज को हम इन तीन क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे, उस पर बेसिक क्वेश्चन है। यहां E for velocity, F for force, T for time period। now calculate the expression for mass। पहला पार्ट तो मैं मान लेता हूं मास बराबर ये होगा, जैसे अपने टाइम पीरियड का रिलेशन निकाला था ना, मुझे मास की वैल्यू इन तीन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है वो बतानी है। तो एक तो कांस्टेंट मान लें और v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c। अब इसमें एबीसी की वैल्यू जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे निकाल लेंगे और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो डायमेंशन रखूं, समझ में आया। m की डायमेंशन, मास की डायमेंशन m1, f0, t0 और k की तो कोई डायमेंशन यूनिट होती नहीं है, कांस्टेंट है, उसको हटा दिया। वेलोसिटी की ये होती है, फोर्स की जगह है और टाइम पीरियड की जगह है। अब तीनों तरफ कंपेयर कर लेंगे।
अब इन तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल हमारे पास एबीसी, तो इनको तीनों को सॉल्व करके हम एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, इसको एक बार चेक कर लें, m की 1, इधर m है, सॉरी इधर तो यहाँ m की वैल्यू 1 थी तो ये 1 लिख दिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन में तो m है ही नहीं, m तो केवल ये है और m की पावर 1, इसकी भी पावर, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ b तो आएगा बस, तो b बराबर 1, एक रिजल्ट तो ये आ गया, b इज इक्वल टू 1, एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा l की पावर, अब b की वैल्यू 1 यहाँ रखूंगा तो a बराबर -1 आ गया, तो अगला आंसर a बराबर -1। अब इसमें दोनों की वैल्यू रखूंगा तो c आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू a -1 और b की वैल्यू -2 इंटू 1 फिर c, तो अब c कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा ना, तो अब अपना आंसर क्या हो गया, m बराबर होगा k वेलोसिटी और f की पावर कितनी थी 1, a की वैल्यू -1 आई तो यहाँ -1 और f की पावर +1 और c की पावर 3, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको लिख सकता हूँ मास बराबर k f t की पावर क्यूब अपॉन v, तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से हम एनर्जी की भी डायमेंशन, एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे लिख सकते हैं, वो आप अपना आप करना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट आए तो मुझसे इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।